नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम सब डेली दोपहर 2 बजे जीएस से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखिए, आज हम सब आधुनिक भारत से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज इसका भाग 1 है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, उत्तर प्रदेश लेखपाल आदि इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सब जितना प्रश्न पढ़ेंगे यह सभी पिछले साल के परीक्षाओं में पूछा गया सभी प्रश्न है, इसलिए आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए, प्रश्नों का लेवल आप खुद देखिए कि प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का है, और आप यह भी बताइएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इससे बताइए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? बताइए, एलिजाबेथ है कि बंगाल है कि रेड ड्रैगन है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए, भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज है वह रेड ड्रैगन है। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए, दूसरा प्रश्न है, इससे बताइए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बताइए, बम्बई में कि सूरत में कि सुल्तानती में कि मद्रास में? बताइए दूसरे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, याद रखिएगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस सन में किसने जो है अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। तो याद रखिएगा, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। और देखिए, इसके पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी, देखिए जो व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में कायम अंग्रेजों ने की थी वह अस्थायी कोठी कायम की थी। और देखिए, यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। तो इतना आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए, तीसरा प्रश्न है, बताइए भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ से था? मसूलीपट्टनम में कि पुलिकट में कि सूरत में कि अहमदाबाद में? बताइए तीसरे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश जो था वह मसूलीपट्टनम में था। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए, भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, याद रखिएगा, था। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी। तो देखिए, पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत 1616 ईस्वी में, बिमलीपट्टनम, चिनसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि। तो देखिए, यह सभी जो थे
याद रखिएगा यह सभी भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी। पुलिकट, सूरत, बीमलीपट्टनम, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, यह सभी जो थी भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी। तो इसको याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, चौथा प्रश्न है, बताइए 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। देखिए यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कलकत्ता में कि कासिम बाजार में कि सिंगूर में कि वर्तमान में, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, पांचवा प्रश्न है, इसे बताइए अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम यानी बताना है आपको। अंग्रेजों ने जो है जिन जिन स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत, और ऑप्शन नंबर बी दिया है बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, और देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वह दिया है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। तो आपको कालानुक्रम के अनुसार बताना है कि अंग्रेजों ने अपने व्यापार केंद्र किस क्रम में जो है स्थापित किए। तो देखिए 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है सूरत में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बम्बई में, फिर उसके बाद कलकत्ता में। तो देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बम्बई में, फिर उसके बाद कलकत्ता में जो है अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए। और देखिए यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि सूरत में उन्होंने अपने व्यापार केंद्र कब स्थापित किए। तो देखिए सूरत में जो है 1613 ईस्वी में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किए, और देखिए मद्रास में 1639 में किए, याद रखिएगा यह सभी। और देखिए बम्बई में जो है 1687 में, और अगला जो है कलकत्ता में जो उन्होंने व्यापार केंद्र स्थापित किए वह 1698 ईस्वी में। तो देखिए इस सन को भी याद रखिएगा। तो सूरत में जो है 1613 ईस्वी में, मद्रास में 1639 ईस्वी में, बम्बई में 1687 ईस्वी में, कलकत्ता में 1698 ईस्वी में। तो देखिए 5 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, यानी इसी कालानुक्रम में अंग्रेजों ने जो है व्यापार केंद्र भारत में स्थापित किए, पहले सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बम्बई में, तब कलकत्ता में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है, आप सब इसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। बताइए कोचीन कि गोवा कि कालीकट की मद्रास। बताइए 6 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर भारत में पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वह गोवा में था। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था,
1503 ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा काफी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। तो देखिए इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है। देखिए दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है कोई एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, कोई रेलवे एनटीपीसी। देखिए सभी जो है प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में यह सभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो 7वां प्रश्न है, आप सब इसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। देखिए यह जो प्रश्न है काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए हॉलैंड की, डेनमार्क की, फ्रांस की, पुर्तगाल। बताइए अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। हॉलैंड की राजकुमारी से, कि डेनमार्क की राजकुमारी से, कि फ्रांस के राजकुमारी से, कि पुर्तगाल के राजकुमारी से। तो देखिए 7 का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के लिए अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया गया था। तो देखिए 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज के रूप में 10 पाउंड के बदले यानी वार्षिक जो है प्राप्त हुआ था। तो देखिए जो राजकुमारी का नाम था यानी चार्ल्स द्वितीय का शादी जिस राजकुमारी के साथ हुआ था उसका नाम कैथरीन था, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। बताइए भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है। फ्रांसीसियों को जाता है, कि डच को जाता है, कि पुर्तगालियों को जाता है, कि अंग्रेजों को जाता है। बताइए। तो देखिए 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जो जाता है पुर्तगालियों को जाता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डिगामा को दिया जाता है जो एक पुर्तगाली था। और देखिए यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था, इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया है। यानी देखिए जब वास्को डिगामा जो भारत आया तो वहाँ पर देखिए उसका जो स्वागत किया वह जमोरिन ने किया, लेकिन स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। और देखिए यह कालीकट के तट पर कब पहुंचा, तो 1498 में पहुंचा, इससे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। देखिए राजा नहीं, यहाँ पर राजा रहेगा। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। बताइए देवराय था, कि कृष्णदेवराय था, कि जमोरिन था, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी मैंने पीछे आपको बताया प्रश्न नंबर 8 में जमोरिन ने जो है जब वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचा तो देखिए जमोरिन ने उसका भव्य, यहाँ पर देखिए स्वागत रहेगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर रहेगा भव्य स्वागत रहेगा। तो देखिए जमोरिन ने वास्को डी गामा का जो है भव्य स्वागत किया, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे उन्होंने उसका विरोध किया। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। बताइए वास्को डी गामा ने, कि अमुंद सेन ने,
कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने कि जॉन, बताइए कि जॉन काबोट ने। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कि जॉन काबोट ने, बताइए 10 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने की थी। वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है, बताइए भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। बताइए पुर्तगाली थे कि फ्रांसीसी थे कि अंग्रेज थे कि डच थे। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्रों से वे सबसे बाद में गोवा से दिसंबर 1961 में गए। तो इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है, इसे बताइए भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। बताइए अल्मेडा थे कि अल्बुकर्क थे कि फ्रांसिस ड्रेक थे कि वास्को डिगामा थे। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए यहाँ पर अल्बुकर्क जो होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क यानी 1509 से 1515 ईस्वी यानी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता, 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया। तो इतना आप अल्बुकर्क के बारे में याद रखिएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है, बताइए भारत में आलू की फसल की शुरुआत किसने की थी। डचों ने की थी कि पुर्तगालियों ने की थी कि फ्रांसीसियों ने की थी कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। भारत में आलू की फसल की जो शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने की थी, याद रखिएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर 20 होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है, इसे बताइए गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए 1599 में कि 1699 में कि 1707 में कि 1657 में। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी 1699 में की गई थी। तो 14 का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा। तो देखिए उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद देखिए समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु की स्थान प्रदान किया गया। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15 है, बताइए अकाल तख्त का निर्माण किया था। बताइए अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। गुरु रामदास ने किया था कि गुरु तेग बहादुर ने किया था कि गुरु हरगोविंद ने किया था कि गुरु नानक ने किया था। बताइए 15 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो देखिए अकाल तख्त का निर्माण तो यहाँ पर देखिए जो किए थे गुरु हरगोविंद सिंह किए थे।
तो यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुरु हरगोविंद सिंह। तो चलिए हम सब कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। देखिए अभी प्रश्न पूछ सकता है कि गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के किस नंबर के गुरु थे। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु थे तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जात में बदला। उन्होंने अमृतसर की रक्षा के लिए लौहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 16 है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। बताइए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरदासपुर में कि अमृतसर में कि लाहौर में कि तलवंडी में। बताइए इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी सही होगा। तो देखिए गुरु नानक का जन्म वर्तमान में देखिए जो पाकिस्तान के तलवंडी यानी ननकाना साहिब में 1469 में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था, जो देखिए वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 17 है, इसे बताइए गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे। बताइए गुरु अंगद थे कि गुरु रामदास थे कि गुरु अर्जुन थे कि गुरु हरगोविंद थे। बताइए 17 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद थे, याद रखिएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद यानी देखिए 1539 से 1552 ईस्वी तक थे। इन्होंने खादूर में गुरु गद्दी बनवाई, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18 है, इसे बताइए किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। बताइए गुरु गोविंद सिंह ने कि गुरु हरगोविंद ने कि गुरु तेग बहादुर ने कि गुरु अर्जुन देव ने। बताइए 18 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को जो है सच्चा बादशाह कहा था। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए सच्चा बादशाह जो स्वयं को कहे थे गुरु अर्जुन देव ने ही कहे थे अपने को। और देखिए इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। देखिए अभी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था। तो देखिए जहांगीर ने इन्हें मरवाया था, यानी जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया था, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 19 है, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे। बताइए गुरु अर्जुन देव थे कि गुरु तेग बहादुर थे कि गुरु गोविंद सिंह थे कि गुरु अंगद देव थे। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए इनको गुरु पद यानी 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 है, आप सब इसे बताइए रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। देखिए इस प्रश्न से आपको दो प्रश्न याद हो जाएगा। यह भी एग्जाम में पूछ सकता है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी। तो देखिए रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो थी लाहौर थी। और देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। तो देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
तो देखिए, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। और देखिए, इनका शासनकाल जो रहा वह 1801 से 1839 ईस्वी तक था। इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का यह आखिरी प्रश्न था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, यह भी बताइएगा कि आपका 20 में से कितना परसेंट सही हुआ है। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।